अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुमलिकत ने सेनेट के इलेक्शन पर शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली है और आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की वज़ीर आज़म की जो तजवीज़ थी उसकी मंजूरी दी। हुकूमती रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार आइन में वाज़े नहीं है। सेनेट का इंतखाब इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराया जाता है। सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। खुफिया इंतखाब से इलेक्शन की शफाफियत मुतासिर होती है, इसलिए सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए मुनक्किद कराने का आइनी और कानूनी रास्ता निकाला जाए। रेफरेंस में ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि आइनी तरमीम के बग़ैर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122 के शिक नंबर 6 में तरमीम करने के लिए हमें राय दी जाए। हुकूमत के इस इक़दाम के ऊपर अपोजिशन नाजरीन अब ये समझती है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। अब क्या कानूनी तौर पर हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बग़ैर वोटिंग के तरीक़ेकार को तब्दील कर सकती है या नहीं, ज़ाहिर है अब इसका फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। मगर मुल्क की सियासत में इस वक्त वज़ीर आज़म का गुज़श्ता रोज़ का हुकूमत में तैयारी के बग़ैर आने का जो बयान है, यह अपोजिशन की जानिब से इस पर खूब तनकीद हो रही है। आज मर्दान में PDM की रैली से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के उनके इस बयान को खूब तनकीद का निशाना बनाया। ज़रा सुनिए मरीम नवाज़ ने क्या कहा। तुम जानते थे कि तुम वज़ारते उज़्मा के अहल नहीं हो, तो तुम आज जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने आज कहा कि हमें पूरी कुव्वत के साथ इस सैलाब को आगे बढ़ाना है और इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को आज क्या पैगाम दिया, ज़रा ये भी सुनिए। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ, अभी तो तुम मेरे एहतिसाब के शिकंजे में हो, हम तुम्हें कहाँ पहुँचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। अब बात यह है कि एक तरफ PDM की जो क़यादत है ये वज़ीर आज़म पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने मौका दिया और मुल्क का सरबराह बनाया, उनके सामने भी सही और गलत दोनों रास्ते थे। वो हलाल की कमाई कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनको खुद नहीं पता उनके पास कितना पैसा है। कभी वो अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं और बच्चों को बाप की चोरी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, ये पैसा अल्लाह का अजाब है। अब सवाल ये है कि हुकूमत संभालने से पहले इमरान खान की तैयारी क्यों नहीं थी। सवाल तो ये भी अहम है कि जिन साबका हुक्मरानों को वज़ीर आज़म निशान इबरत से तशबीह दे रहे हैं, उनका कानून का मजाक उड़ाकर इलाज के नाम पर लंदन जाना बाइस इबरत है या फिर उनकी ताकत का इजहार है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, इस बार सेनेट के जो इलेक्शंस हैं इसीलिए ज़्यादा मौजूए बहस बने हुए हैं। एक तो हुकूमत ने अर्ली इलेक्शंस की बात की, 1 महीना पहले कराने की हुकूमत बात कर रही है। दूसरा, सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेटिंग के लिए जो अब सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है। अब अपोजिशन जो तनकीद कर रही है वो ये कर रही है कि आपको ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए, सेशन बुलाना चाहिए। ये आईनी तरमीम का मामला है, ना कि आप जो है ना वो इदारों को अपने मामलात में घसीटें। नहीं, देखिए बात यह है कि पहली बात तो जहाँ तक रेफरेंस का ताल्लुक है तो जो भी कभी कोई इबाम हो किसी भी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं। और यही एक फोरम है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की इंटरप्रिटेशन करता है और उसके बारे में अपना फैसला देता है। तो इसलिए जो है तो ये रेफरेंस था
बाकी जो है तो अपोजिशन तो उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। पहले तो ये कह रहे थे कि इलेक्शंस के लिए हम इस्तीफा देने आ रहे हैं, अब जो है तो वो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो अब इस्तीफों पे भी अगरचे क्योंकि अगर मगर कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं। अपोजिशन जो है जिस बुरी तरह से एक्सपोज हुई है पिछले 2 हफ्तों में या 4 हफ्तों में, तो ये तो सियासी खुदकुशी पे रवां दवा है। और आप देखें कि मुल्तान के जलसे में आज पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत नहीं की है और कई पार्टीज़ ने नहीं की है। इस्तीफों की बात आती है तो अभी ये कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं। तो लॉन्ग मार्च तक तो बात मेरा ख्याल है कि वो मौलाना फजल रहमान अकेले ही, जिस तरह 2 दफा आए थे नून ने और पीपल्स पार्टी ने उनको लॉन्ग दगा मार्च दिया। पे अभी बात करते हैं। वैसे क्या ये अच्छा होता, सारे अभाम दूर हो जाते अगर हुकूमत आईनी तरमीम के लिए ऑपोजिशन से इस पर बात कर लेती? देखें, जब अपोजिशन एक ऐसे उस पे आई है कि वो कोरोना जैसी वबा जो कि सारे पाकिस्तान के लिए है और वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, तो उसमें जो हमने बुलाया था उसका भी इन्होंने बायकॉट किया। और ये तो पार्लियामेंट में यकीन ही नहीं रखते हैं। हम तो कहते हैं कि जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी बातें हैं, वो पार्लियामेंट में आए। अब जिस तरह सेनेट का इजलास रिक्वेजिशन हुआ है, 30 तारीख को सेशन हो रहा है, तो इसी तरह रिक्वेजिशन कर दें अगर इनको इनमें इतनी वो थी। तो हम तो हुकूमत है और हम तो हर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। पार्लियामेंट, हमारा तो मानना ही यही है, हमारा कहना ही है। प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा कहा है कि जो भी इश्यूज हैं आप आए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, उसमें ये भी डिस्कस हो जाता। सही। तो अर्ली इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन से रुजू किया ओपन बैलेटिंग के लिए, तो आप चले गए ना राय मांगने के लिए या जो भी अभाम था उसको दूर करने के लिए। तो अर्ली इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन से रुजू किया कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है? देखें, उसमें तो बहुत ही क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बहुत क्लियर है, 224 आर्टिकल 3 उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जिस दिन सेनेट के जो एग्जिस्टिंग जो रिटायर होने वाले सेनेटर्स हैं, वो उससे 1 महीना पहले यानी कि 11 तारीख से 1 महीना पहले इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। तो इसमें क्यों इसमें इतनी बहस की बात ही नहीं है। ये हुकूमत आज डिसाइड करे तो जनरल इलेक्शंस करा सकती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का की तरफ जाने का तो कोई बात नहीं है। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, जिसके बारे में अनाउंस तो काम तो इलेक्शन कमीशन का ना है ना, उसको अनाउंस करना है, शेड्यूल जारी करना है। देखें, बिल्कुल बिल्कुल ये तो अनाउंस और करना पूरा इस इलेक्शन को, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुकूमत अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकती है और वो रिक्वेस्ट कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो आईनी मुद्दत है उसके दौरान में उसके मुताबिक अगर इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं तो इसमें बुरी बात क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यही मैं पूछ रही हूँ, फिर रिक्वेस्ट कर दी इलेक्शन कमीशन से हुकूमत ने? देखिए, नॉट येट, बट आई एम श्योर कि जो हमारी लॉ टीम है वो इसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो भी वो स्टेप लेगी, जिस दिन भी लेगी, जब भी लेगी। अब चूंकि ज़िमनी इंतखाबात भी अनाउंस कर दिए गए हैं, तो जाहिर है कि ये एक सिचुएशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे फैसला करना है। और अगर उससे पहले ऑपोजिशन के इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या होगा? नहीं, ऐसे तो अच्छी बात होगी नहीं, वो उसी में इलेक्शन भी हो जाएंगे। सेनेट इलेक्शंस का क्या होगा? सीरियसली नहीं लें। ये देखें, आपने ये साबित हो गया है कि ये जो इस्तीफों का जो ढकोसला है वो तो इस पे ही साबित हो गया है कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तो उसमें ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर नताइज इनके मुताबिक आ गए तो फिर ये कहेंगे कि जी पूरे कौम ने रद्द कर दिया है। और जब इनसे पूछा गया कि जब अगर हम जीत गए, पीटीआई जीत गई, तो फिर क्या होगा, फिर वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो अपोजिशन का तो देखिए जी बुनियादी अखलाकी कोई जवाज ही नहीं है जिस चीज के लिए वो कर रही है। सारे अपनी जाती मफादात के लिए हुकूमत पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको एक ऐसे लीडर से सामना है जो कि प्रेशर नाम के लफ्ज से आशना ही नहीं। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की वो बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन अब जो तनकीद करी ऑपोजिशन के तैयारी नहीं थी हुकूमत की, तो आज तो मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा अगर तैयारी नहीं थी तो आप करने के आ गए। बड़ा टॉन्ट किया उन्होंने, आज बड़ी तनकीद की कि शेरवानी पहन की क्या जल्दी थी। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये भी है शिबली फराज साहब, बड़े ऐसे क्लिप्स मीडिया के पास, हम लोगों के पास पड़े हुए हैं, जिसमें इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि हमारी भरपूर तैयारी है, भरपूर तैयारी के साथ हम आ रहे हैं, ऐसी टीम में सामने लेके आऊंगा, कभी ऐसी टीम सामने नहीं आई होगी। तो ऐसे दावे प्राइम मिनिस्टर साहब करते रहे हैं माजी में।
देखें, पहली बात तो ये जो उन्होंने बात की थी, जो क्लिप्स आपके पास पड़े हैं, वो बिल्कुल ठीक है। यही कोशिश होती है हर लीडर की, हर कैप्टन की, कि वो बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी चुने। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन में आपकी मर्जी के लोग जरूरी नहीं है कि आए, उनको पार्लियामेंटेरियन होना चाहिए, उनको सेनेटर होना चाहिए। वो इलेक्शंस के बाद और फिर जब आपकी कोalition गवर्नमेंट आ जाती है तो उसमें आपके पास चॉइसेस जरा लिमिटेड सी हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि तहरीक की बात की है, वो एक तनाजुर में बात कर रहे थे कि जिस तरह अमेरिका में होता है या किसी भी मुल्क में होता है कि जब इलेक्शन हो जाता है, नई गवर्नमेंट आती है, उसकी गवर्नमेंट नई आने और दूसरी के जाने में एक वक्फा होता है जिसमें कि ट्रांजिशन होती है। इस मुल्क में ट्रांजिशन नहीं होती है, तो जो फाइल जहां पे छोड़ गया, जो कोई फैसला धार में छोड़ गया, उसका सर ढूंढते हुए एक टाइम लग जाता है। इस तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि जो चली जाती है हुकूमत, दूसरी हुकूमत ट्रांजिशन होती नहीं है, इसलिए बड़ा टाइम लग जाता है वो जो धागे हैं उनके सिरों को ढूंढने में। तो अब इसको अगर वो मरियम नवाज, जो कि मेरा ख्याल है कि उनकी तो कोई तजुर्बा है, ना उन्होंने कभी जिंदगी में कोई काम किया है, एक विरासत की बुनियाद पे वो आके सियासत में जलसे जलूस कर रही हैं। और सबसे जो हमें हुकूमत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा जो काम है वो मरियम नवाज कर रही हैं। अच्छा। अपनी तमाम पर गलत फैसले, गलत बातें, गलत हिकमत अमली, तो वो तो हमारे लिए फेवर कर रही हैं। हम तो बड़े खुश होते हैं जब मरियम नवाज आती है। लेकिन कुछ वज़रा का और कुछ तर्जुमान हुकूमती उनका रवैया, उनका सख्त लबो लहजा, ये ऑपोजिशन को तासुर देता है कि अगर ऑपोजिशन कोई बात करना भी चाहे तो इससे पहले कि कोई बात शुरू हो, पहले ही एनआरओ की आवाज़ें लगना शुरू हो जाती हैं। पहले ही हुकूमत जो है ना वो ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है कि शायद हम जो है ना ये हमसे एनआरओ मांगना चाहते हैं, केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं, अपनी करप्शन पर बात करना चाहते हैं, इसलिए हम इनसे बात नहीं कर सकते। ऑपोजिशन कहती है कि हमसे बात करें। तो देखिए, वो तो हम जाहिर है कि हम चाहेंगे कि बात हो, पर प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि बात करें, सिवाय करप्शन केसेस के आप मुल्क के मसाइल पे बात करें। जो भी अमेंडमेंट्स करनी है हमने कानून में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, मुख्तलिफ इशूज मुल्क को दरपेश हैं और वो इन्हीं के बनाए हुए हैं, तो हम तो तैयार हैं बात करने के लिए। पार्लियामेंट में आए। नहीं, ये जो कन्फ्रंटेशन की सियासत शुरू हो चुकी है, इसको खत्म करने के लिए डायलॉग वक्त की बड़ी अहम जरूरत बन गए हैं सर। नहीं, देखें, वो कहते हैं ना कि खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इलेक्शन जीत के आई है, एक मैंडेट लेके आई है कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। और अगर ये इनका यही वो हो कि जी हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं होने देनी है, जिस तरह के इन्होंने वो जिस तरह, फिर आप कहेंगे, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन सर वो तो हो रही है सर, केसेस चल रहे हैं, इनके जो लीडर्स हैं वो जेल कुछ ने भुगते भी, कुछ भुगत भी रहे हैं सर। एहतसाब तो चल रहा है ना, वो तो नहीं रुका। वो तो चल रहा था। हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप जो है तो पार्लियामेंट को बाइकआउट करके और आप जलसे जुलूस शुरू कर दें एक ऐसे माहौल में, जबकि कोरोना की दूसरे मुल्कों में आप देखिए, यूरोप में क्या हालात है, इंग्लैंड में क्या हालात है, अमेरिका में क्या हालात है, सुनसान पड़ी हुई हैं गलियां। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कोई और मुल्क होता तो जूते मारे जाते वो उन लीडरान को जो कि इसकी वायलेशन कर रहे हैं। यानी आप ये तो कह सकते हैं ना कि करें, जलसे जुलूस करें, लेकिन हालात को देखते हुए गरीब लोगों की जान को खतरे में नहीं डालें। ये बातें मानते नहीं है। आप समझते हैं कि ये कोई कम उम्र लोग हैं, ठीक है, इनको समझ ये क्लेम करते हैं कि ये लीडर है, तो लीडर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको वो खुदकुशी पे, इज्तिमाई खुदकुशी पे मजबूर करता है या उनकी देखभाल करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनकी जानों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, ख़बरें चल रही हैं, आप इसकी तस्दीक करें अगर ये ख़बर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से उनकी बात हुई है, जरदारी साहब ने ये कन्विंस करने की कोशिश की है
नवाज शरीफ साहब को कि जो इस्तीफ़ों का फ़ैसला है ये सेनेट के इंतखाबात तक इसको मुलतवी कर दिया जाए, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, इवन के ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस बात से इत्तफाक नहीं करते। किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि जरदारी साहब ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और नवाज शरीफ साहब कन्विंस नहीं हुए? मैंने ये खबर सुनी है जी, मैंने अभी कंफर्म नहीं कर सकता, मेरी खुद किसी से बात नहीं हुई, आज हम उधर मसरूफ थे जलसे में, तो मुझे अभी कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है। लेकिन मेरी ये खबर मुझे किसी जर्नलिस्ट ने फ़ोन करके रास्ते में ये बताई है, तो अभी मैं कंफर्म करूंगा तो तभी मैं कुछ बता सकता हूँ। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कोई तजवीज़ आती है तो जाहिर है जो पीडीएम के फैसले हैं उस पर उनका ये फैसला आप क्या समझते हैं, किस हद तक मनफी असर पड़ेगा, पीडीएम में दरार पड़ेगी, फिर अकेली जो नून लीग और मौलाना साहब क्या कर लेंगे अगर पीपल्स पार्टी ही राजी नहीं होती इस्तीफे देने पर? मेरा ख्याल है पीपल पार्टी पहले राजी थी, मैं नहीं समझता कि वो राजी नहीं थी, वो राजी थी। उन्होंने कहा था ये मामला मुतफ़िका तौर पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर तय हुआ था और आपने समझा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कहा था कि हम रिजाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे पार्टीज की और उसके बाद हम फैसला करेंगे, और मुझे यकीन है कि वो अपनी उस बात पर कायम रहेंगे। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है? ये अभी पार्टी मीटिंग में फैसला करेंगे और ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होगा जी। पीपल्स पार्टी अगर तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला होना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो दरखास्तें जो है ना तलब करना शुरू कर दी हैं, अपने जो लोग हैं उनको नॉमिनेट करना शुरू कर दिया है, तो वो तो फैसला कर चुके। अगर ये प्रोसेस उन्होंने मेरा ख्याल है कोई प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन फैसला होगा तो वो सारे मान लेंगे। वो अभी तो कुछ ऐसा तो नहीं है उन्होंने नॉमिनेशन जो पेपर जमा करा दिए, वो तो जब फैसला होगा तो आखिरी वक्त में बाइकाट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ने जब सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बाकायदा रेफरेंस दाखिल कर दिया है, ऑपोजिशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, अब सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए हैं तो हम इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शन आती है। सही। तो अगर आप लोग चाहते हैं, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, इसका रास्ता जो है ना वो आईनी तरमीम के साथ ही है, तो दूसरी तरफ अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, फिर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात ना लगे, पैसा चलने के इल्ज़ामात ना लगे, तो हुकूमत और अपोजिशन को जो है ना वो मिल बैठ कर आईनी तरमीम कर लेनी चाहिए। ये बड़ा अच्छी राय थी आपकी, जो राय है बड़ा अच्छा है। हुकूमत को यही काम करना चाहिए था। हुकूमत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट चले जाना से पहले अपनी पार्लियामान की तरफ देखना चाहिए था। ये पार्लियामेंट का काम था, ये पार्लियामेंट में लेके आते, मीटिंग बुलाते, पार्लियामेंट के किसी सेशन में ये इंट्रोड्यूस कराते। मुझे नहीं लगता कि वो सिंसियर है ये काम करने में, मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए एक शोशा छोड़ा है, वरना अगर वो सिंसियर होते, वो ये काम करना चाहते तो उसका बेहतरीन फोरम था पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में लेके आते, किसी भी एक अवान में जो है वो बिल लेके आते, उसके ऊपर डिस्कशन होती और फिर वही तरीका है, वहां से ही तरीका निकलेगा। लेकिन उन्होंने चूंकि वो रास्ता अख्तियार नहीं किया और वो ऐसे रास्ते पे गए जहां मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ मिलने वाला है। वैसे तो मुझे हुकूमत को ये एतराज रहता है, ऑपोजिशन हुकूमत का साथ नहीं देती है कवानीन बनाने में, तरामीम में, तो अगर हुकूमत सेशन बुलाकर ये बिल लेकर आती, तरामीम का बिल लेकर आती, तो आप लोग साथ देते हुकूमत का इस तरमीम में? देखिए, ये किस तरह उन्होंने प्रज्यूम कर लिया है कि हमने साथ नहीं दिया। बेशुमार बिलों में हमने उनका साथ दिया, ये बिल्कुल गलत बयानी है कि नहीं साथ दिया। और कई बिल ऐसे जो हम समझते थे ठीक नहीं है, उसमें अपोजिशन ने अपने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये आना चाहिए था, ये कमेटीज में जाना चाहिए था, कमेटी में डिस्कशन होनी चाहिए थी, उसके बाद हाउस में आता, फिर जमाते सारे अपनी अपनी राय वहां देते। लेकिन अगर जब ये राय ही नहीं हुई है, जब वो बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, जब उन्होंने वो फोरम इस्तेमाल नहीं किया, जब उन्होंने पार्लियामेंट में ही ले जाना मकसूद नहीं समझा और मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी नीयत ये नहीं है जो वो कह रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत की मतलब कि जो उन्होंने कहा है कि आप इसकी तशरीह करें, उनसे मदद मांगी है, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला होता है कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट का इंतखाब हो सकता है, तो ज़ाहिर है फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोतबर अदारा है हमारा, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। अगर वो कोई फैसला करे तो यकीनन मानेंगे। अच्छा, आपके तमाम MNAs और MPs ने क़यादत को इस्तीफे जमा करा दिए जावेद अब्बासी साहब? जी जी, वो प्रोसेस जारी है जी, बिल्कुल बिल्कुल सब करेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब। आमिर अब्बास साहब, बज़ाहिर तो ज़ाहिर अब यही लग रहा है कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम लाना नहीं चाहती है। अपोजिशन से जब सवाल करें तो अपोजिशन कहती है अगर पार्लियामेंट के फोरम पर इसको लेके आते, सेशन में कोई बिल लेके आते तो अपोजिशन हुकूमत का साथ देती है आईनी तरमीम के लिए। लेकिन अब सदर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा गया है, राय मांगी गई है ओपन बैलेटिंग के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल साहब की अगर कुछ दिन पहले की उनकी ये राय है कि इसलिए इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 को ही तब्दील करने की ज़रूरत है। चूंकि अभी वक्त है इसलिए बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली जाए। तो क्या वाकई इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन एक्ट 2017 को ही तब्दील किया जा सकता है? देखिए, इसमें कुछ इबाम तो है और उसी को सामने रखते हुए ये रेफरेंस भेजा गया है उसके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, कि जी इसमें आप अपनी ओपिनियन दे दीजिए। लेकिन मेरी जाती राय में जो मैंने देखा है कि जो इलेक्शंस होते हैं सेनेट के, वो हमारे आइन का आर्टिकल 59 है और 59 में ये दिया गया है कि सेनेट के इलेक्शंस कैसे होने हैं, कितने मेंबर्स होने हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा, कैसे सूबाई असेंबलियां इलेक्ट करेंगी, हर मेंबर का क्या वोट होगा, कितने टेक्नोक्रेट्स होंगे, कितने खवातीन होंगी। तो फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 226 पे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 226 कहता है कि जितने भी आइन के अंदर जो उनसे इलेक्शंस दिए गए हैं वो मां सिवाय वजीर आजम के और वज़राए आला के, वो तमाम सीक्रेट बैलेटिंग से हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बताना है कि जनाब आया ये जो इलेक्शंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 59 जो कि पूरा एक प्रोसेस दे रहा है सेनेट इलेक्शंस का। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूं कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं और जैसे चेयरमैन सेनेट का या स्पीकर नेशनल असेंबली का होता है इलेक्शंस, वो भी सीक्रेट बैलेटिंग से होता है। उसी अंदाज में, क्योंकि जो आर्टिकल 226 है, अगर वहां पे ये विजडम होता, ये 18th अमेंडमेंट के बाद आया था कि फिर उसमें जहां पे वजीर आजम का लिख दिया गया था, जहां पे वज़राए आला का लिख दिया गया था, वहां पे सेनेटर का भी लिख देते कि जी जो सेनेटर इलेक्ट होगा वो सीक्रेट बैलेटिंग से नहीं होगा। जब नहीं लिखा गया तो बज़ाहिर मेरे ताई मुझे लग रहा है ऑल्दो कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देगी, लेकिन बज़ाहिर की जरूरत पड़ सकती है ना। अगर उस वक्त नहीं लिखा गया तो इसको पूरा किया जा सकता है आईनी तरमीम करके। बिल्कुल, आईनी तरमीम के जरिए कुछ भी लेजिस्लेशन की जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला भी है और उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन कीजिए। अब लेजिस्लेशन के लिए जो ग्राउंड रियलिटीज है, आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 चाहिए। 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं, सिंपल मेजोरिटी भी इनकी पूरी नहीं हो रही सेनेट में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना तो एक बहुत मुश्किल काम है। तो आसान रास्ता यही था, ऑल्दो कि उनकी इंटेंशन बड़ी अच्छी है हुकूमत की कि वो चाहते हैं कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस में पैसों का लेन देन होता है, अमीर और करोड़पति लोग आके सेनेटर की सीटें खरीद लेते हैं, इस चीज को रोका जाए। और अपोजिशन भी शायद इसको मानेगी कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन हमें लग रहा है कि वो जैसे कि अगर ये जाएगा पार्लियामेंट में तो फिर वो दोबारा से वो कहेंगे कि जनाब इसमें अमेंडमेंट के साथ साथ आप नैब के कवानीन में अमेंडमेंट भी कर दीजिए, आप नैब की शिकें भी कानून की वो करें। फिर तो ऐसी सिचुएशन में अब वाहिद यही रास्ता है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी, लेकिन अच्छा ये डिसीजन होगा, ये ऑब्जर्वेशन होगी, राय होगी, फिर वो एक प्रेसिडेंट सेट होगा, फिर आइंदा आने वाले जो तमाम अच्छा ओपिनियन होगी तो वो लाजिम होगा उसके मुताबिक सेनेट के इंतखाबात करवाना, वो फर्ज होगा मानना। फिर देखिए, अगर ओपिनियन जी
अगर ओपिनियन आ जाती है कि जनाब आप सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके ऑर्डिनेंस के जरिए आप ये चेंजेस कर लें, फिर तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपने एक ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट लानी है सेक्शन 122 की। तो उसमें जहां लिखा हुआ है, अब भी लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो फिर तो ये एक सदर साहब ऑर्डिनेंस ले आएंगे, लेकिन वो ऑर्डिनेंस भी लैप्स कर जाएगा। अल्टीमेटली फिर इसने पार्लियामेंट में जाना है कानून साजी के लिए, और पार्लियामेंट में अगर सेनेट में ये सीटें ज्यादा ले जाते हैं तब इनको सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्शन एक्ट की हद तक ये तरमीम कर सकेंगे। लेकिन जो इन पे कतगन नजर आ रही है कि कोई भी कानून आइन की किसी आर्टिकल के खिलाफ नहीं बन सकता, और आइन का आर्टिकल 226 वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि मां सिवाय 2 इलेक्शंस के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस जो से हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे। तो अब इस पे एक फैसला आएगा और देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है, अपनी ओपिनियन क्या देती है। अगर वो ये कहती है कि नहीं आइन में ये चीज मौजूद है, तो फिर ये सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। और अगर ओपन बैलेटिंग के हक में अगर ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ऑपोजिशन उसको अपील कर सकती है उस पर, फिर वो राइट होएगा ऑपोजिशन के पास। देखिए बिल्कुल फिर भी डिस्प्यूट बन सकता है, क्योंकि अगर वो आ जाती है तो कोई भी शख्स आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कहेगा कि जनाब ये जो सा है कानून, जो आइन की इंटरप्रिटेशन है वो इस अंदाज में एक लार्जर बेंच बने या फुल कोर्ट बने और वो बताए, क्योंकि जो विजडम ऑफ लेजिस्लेशन है या जो पार्लियामेंट ने किया हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से नल एंड वॉइड या उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती आईनी शिकों के खिलाफ। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज गई है, बट आई फील के शायद इसमें हुकूमत को कामयाबी का जो मुझे एलिमेंट नजर आ रहा है वो कम नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ 2017 में होने वाली जो मरदमशुमारी थी उसके नताइज को मंजूर करने का फ़ैसला किया है। हमने अपने प्रोग्राम में 2 दिन पहले वफाकी काबीना के इजलास से एक रोज़ पहले हमने ये ख़बर दी थी कि हुकूमत की जानिब से 2017 की मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात दूर करने के हवाले से कायम की गई कमेटी ने सिफारिश की है कि थर्ड पार्टी से 5% नताइज की बाज़ाब्ता तस्दीक के बगैर 2017 की मरदमशुमारी के नताइज को मुल्क के वसी तर मफादात में तस्लीम किया जाए। ज़रा देखिए, हमने ये खबर शेयर की थी। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 2017 में होने वाली मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए कोशिशें भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी सिलसिले में वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी। ज़रा ये दावा करें कि ये कमेटी भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात ख़त्म करवाने में नाकाम हो चुकी है, और हमें मौसूल होने वाले दस्तावेज़ात के मुताबिक कमेटी ने सिफारिश की है कि मरदमशुमारी के 5% नताइज की थर्ड पार्टी के जरिए तस्दीक की बजाय मौजूदा नताइज को वसी तर कौमी मफाद में तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि 3 साल की ताख़ीर के बायस अब अगर मरदमशुमारी के 5% नताइज की तस्दीक की गई तो सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। हमारी दी गई खबर दुरुस्त साबित हुई और वफाकी काबीना ने कमेटी की सिफारिशात को मंजूर करते हुए 2017 की मरदमशुमारी को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बावजूद मंजूर कर लिया है, जबकि मरदमशुमारी के नताइज को जारी करने के हवाले से अब मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएगा, जिसमें तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय के बाद नताइज जारी किए जाएंगे। सारे मामले में अहम बात यह है कि हुकूमत इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी की मंजूरी पर अपना इख्तलाफी नोट भी जमा करवाया है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने मुल्क में नई मरदमशुमारी का मुतालिबा भी किया है, जबकि वफाकी काबीना में शामिल MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक का यह भी कहना है कि हम मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद करते हैं और काबीना को बता भी दिया है कि MQM मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली हल्का बंदियाँ कबूल नहीं करेगी। हम आपको ये भी बताते चलें कि 2017 में होने वाली मरदमशुमारी में कराची की आबादी के हवाले से एतराज़ात उठाए गए थे। 2017 की मरदमशुमारी के इब्तदाई नताइज के मुताबिक कराची की आबादी 1,49,00,000 से ज़ायद है। इन आदाद शुमार को माहिरीन तो दुरुस्त करार देते हैं, लेकिन सियासी जमातें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और उनका मौक़िफ़ है
कि कौमी मालियाती अवार्ड में हिस्सा ना बढ़ाने के लिए सिंध की आबादी को कम जाहिर किया गया है। सवाल ये है कि जब हुकूमती इत्तेहादी ही इस मरदमशुमारी को मानने के लिए तैयार नहीं, तो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात और सिंध में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी इस मरदमशुमारी को कैसे मानेगी? क्या हुकूमत मतनाज़े मरदमशुमारी को मज़ीद मतनाज़े कर रही है? दूसरी तरफ पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत और MQM पाकिस्तान पर खूब तनकीद की और कहा कि इमरान खान की वफाकी हुकूमत जो है ये फेल हो चुकी है। MQM एजेंट है और सौदागर है, इनका मेयर अरबों की करप्शन करके आज़ाद घूम रहा है, धूल झोंकने के लिए इख्तलाफी नोट डालते हैं, कराची शहर में लावा पक रहा है और लोग नाराज़ हैं और हम पर बहुत प्रेशर है। वफाकी काबीना से मरदमशुमारी की मंजूरी और कराची के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ही प्रोग्राम में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तो बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसके इब्तदाई नताइज के बाद ही इसको मतनाज़े बना दिया गया था, लेकिन मरदमशुमारी आप भी जानते हैं दोबारा करवाना इतना आसान नहीं है। इतने फंड्स कहाँ से आएंगे, इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ज़ाहिर है फिर इसके लिए वक्त भी दरकार होगा। तो बात यह है कि जब आम इंतखाबात जो हैं वो इस मरदमशुमारी पर हो गए तो फिर बल्दियाती इंतखाब भी हो जाने चाहिए। क्या वसी तर मुल्की मफाद में हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त नहीं है? नहीं, ये बड़ी अजीब फ्लॉट सी बात है। क्या हम इंडिया में रह रहे हैं कि इतनी जो है वो मजबूरियां हैं? क्या इसराइल की हुकूमत है यहाँ पर कि इतनी मजबूरियां हैं? क्या यहाँ पर हम कोई मफतूआ इलाका है? भाई आप कैसा मुल्क है ये हमारा कि आप मुझे एक शहर वालों से इतने खौफजदा हैं, आप कराची वालों से, कि आप इनको सही गिनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इनको गिनने में इनको डर लगता है। 70 सालों से आपने ड्रामे लगा रखे हैं। कभी आप जो है वो कोटा सिस्टम लगा देते हैं, कभी आप जो है वो इस्लामाबाद यहां से दारुल खिलाफा उठाकर ले जाते हैं, कभी आप जो अब आप PIA उठाकर लेकर जा रहे हैं हेड ऑफिस, फिर आपने जो है वो यहां पर मरदमशुमारी पूरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भरी अदालत में कह रहे हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी कह रहे हैं 3 करोड़ से कम आबादी नहीं है और आपके सरकारी कागजात 1 करोड़ 60 लाख कह रहे हैं। मजे की बात है कि जो MQM जिसने पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन इस नाम पर की कि कराची के 70 लाख लोग लापता कर दिए गए हैं और पूरी कैंपेन चलाई, वो वजारतों में बैठकर कैबिनेट में आंखों में धूल झोंकने के लिए 4 लाइन डिसेंट के उन्होंने 4 लाइन लिख दिए कि हमें एतराज है और उसको मंजूर करवा लिया। इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ, माइंड यू कि मैं कह रहा हूं कराची नहीं, पाकिस्तान के साथ आज जो काम हुआ इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती, क्योंकि कराची पाकिस्तान है। अब 70 साल हो गए। मैं अब खुलकर बोलता हूं कि आप उर्दू बोलने वालों को कराची वालों को आप अभी तक पाकिस्तानी समझने के लिए तैयार नहीं है। MQM ज़ाहिर है मेजॉरिटी में तो नहीं है, फैसला तो मेजॉरिटी का ही ज़ाहिर है, काबीना में जो मंजूरी होती है मेजॉरिटी फैसले को देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट अगर लिखवाया, रिजर्वेशंस अपनी तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ ज़ाहिर किए, तो ये आपको ड्रामा क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं उन्होंने ड्रामा किए। इतनी कमजोर गवर्नमेंट है शाजिया, ये 6 सीटें उनकी हैं, ये 6 सीटों को लेकर बाहर आए, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये कोई 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान थोड़ी बैठे हुए वहां पे। फिर 6 सीटों से वापस, तो भाई डिसेंट नोट नहीं, इस्तीफा देकर बाहर आ जाए ना, वो वजारतें छोड़े, इस्तीफा दे दें, जाकर ओपोजिशन बेंचों पे बैठ जाए। अदरवाइज वो हमें तो देखें कोई सरप्राइज नहीं है। इन्होंने 2013 में इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 2013 में जब ये वजारतों पे बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ सूबे में और इनका गवर्नर था, इन्होंने बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल अपने हाथों से लिखकर दे दिए। इन्होंने बाद में ड्रामा करते रहे 4 सालों तक के इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं। मैं वो आदमी हूं जिन्होंने कहा कि भाई ये पूछो इनसे, जब ये इख्तियारात और वसाइल जा रहे थे तो ये चांद पे गए हुए थे। आज फिर आप याद कीजिएगा मुझे कि ये अपने हाथों से डिसेंट नोट क्या होता है। हम भी सरकार में रहे हैं शाजिया बीबी, ये कुछ सब ये ड्रामा होता है लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए, ताकि एक बात आ जाए कि हमने तो इख्तलाफ किया था। भाई इख्तलाफ किया था तो हुकूमत का हिस्सा मत रहो, छोड़ो, ये बहुत कमजोर हुकूमत है, आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी आप अगर छोड़ेंगे। आपको लगता है कि MQM पाकिस्तान जो है
या अपनी 6 सीटों की जो इम्पोर्टेंस है हुकूमत में, उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना फ़ैसला मनवा सकती थी, हुकूमत को मजबूर कर सकती थी कि ये फ़ैसला ना किया जाए कि इस मरदमशुमारी को मंजूर करें आप? 1000%, 1000%, 100% नहीं, 1000%। शाजिया बीबी 1000%। मुझे इस पे कोई दो राय नहीं। एक आम आदमी किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे इस वक्त पाकिस्तान में, जो इस हुकूमत के पास एक बड़ी थिन सी इनके पास मेजॉरिटी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते एमक्यूएम का जो है वो 6 सीटों 7 सीटों के साथ जो है वो अलग हो जाना। और ये इतनी उसूल की बात है कि आप, और इनके अपने इन्होंने तकरीरें की हुई हैं, कैंपेन चलाई हुई हैं। ये सौदागर लोग हैं, ये मुहाजिरों के सौदागर हैं, इन्होंने बेच दिया। और मैं मुहाजिरों को आवाज देकर कहता हूं कराची के कि तुमने इस पीटीआई को वोट दिया था, यहां से 14 सीटें दी थी। ये इनको कोई गर्ज नहीं है। ये अपनी हुकूमत में कैबिनेट में बैठकर आज कराची से पीआईए शिफ्ट हो रहा है, हेड ऑफिस। रिपोर्ट चली गई 2021 में पीआईए के हेड ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। क्यों भाई? कराची में कांटे लगे हुए। कोई मफतूआ इलाका है क्या? कराची पे इंडिया का कब्जा है कि आप सारी चीजें शिफ्ट कर रहे हो यहां से? क्यों लेकर जा रहे हो हेड ऑफिस कराची पीआईए का? क्या आफत आ गई? इससे कौन सी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? क्या मसाइल हैं? और कौन कर रहा है? क्या वजह इसके पीछे फिर? क्या वजह इस फैसले के पीछे फिर? भाई कौन करवाएगा? वजीर आजम। भाई कौन? मुझे नहीं पता भाई। जो हुकूमत कर रही है मैं तो उसी को बोलूंगा। पीटीआई की हुकूमत, उसकी 14 सीटें हैं कराची से, उसके साथ पार्टनर जो है ये एमक्यूएम है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी का फिर क्या मौकिफ है कि मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए? आपको लगता है कि इन हालात में दोबारा हो सकती है? बड़ा लंबा काम है, पैसे बहुत चाहिए, ह्यूमन फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको भी पहले पता है कि आगे ऑलरेडी 10 सालों के बाद सेंसस हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, हुकूमतों को डांट डपट करवाने के बाद। तो इतना आसान है दोबारा मरदमशुमारी करवाना? देखिए जी, मैं आपको देखिए, ये बल्दियाती इंतखाबात को इससे नहीं जोड़ते। एक से मैं आपको बताता हूं उसका भी हल। देखिए, अगर सेंसस नहीं हो रहे थे तो कम से कम एक इल्यूजन में आप रह रहे थे ना कि भाई इतनी आबादी है। ये तो आप नहीं होने से ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं कि आपने गलत नंबर, आपको पता है आप नादरा का कराची का रिकॉर्ड उठवा लें, निकलवा लें। आप कोई देंगे नहीं, निकलवा लें। कराची उस नादरा के रिकॉर्ड के हिसाब से भी 2.5 करोड़ से ज्यादा कराची के शनाख्ती कार्ड बने हुए नादरा के रिकॉर्ड पे। उसके बाद पूरे लाहौर की आबादी 3% से बढ़ रही है पर ईयर। कराची की आबादी आप दिखा रहे हैं 1.5% से बढ़ रही है। लाहौर में कोई बंगाली नहीं रहता, लाहौर में जो है वो कश्मीर से माइग्रेशन नहीं होती, वाना वजीरिस्तान से माइग्रेशन नहीं होती, सराय की बेल्ट से माइग्रेशन नहीं होती। कराची पूरा मुल्क है, पूरी दुनिया का आदमी यहां पर आकर बस रहा है लाखों में। यहां पर आबादी 1.5% से बढ़ रही है। फिर तीसरी बात आपको कहता हूं, आप मेरे साथ चले नॉर्थ नाज़िमाबाद में। नॉर्थ नाज़िमाबाद के कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर वोटर लिस्ट में वोटों की तादाद ज्यादा है, आबादी सेंसस में कम है। कैन यू इमेजिन कि वोटर लिस्ट में वोटर ज्यादा है और जो है वो सेंसस में आबादी कम है। अच्छा, तो अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल इस मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है, अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल इस मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है, तो क्या आप इस मरदमशुमारी के तहत होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, आप उसमें हिस्सा लेंगे? आपकी पार्टी हिस्सा लेगी उसमें? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात होना और इंतखाबात और सेंसस दो, हम बिल्कुल हिस्सा लेंगे। इंतखाबात, हर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन हम इस सेंसस को अगर ये जो आपने मुश्तरका मफादात की कमेटी जो है उसकी कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया, मैं नहीं मानूंगा इसको, पीएसपी नहीं मानेंगी, कराची के लोग नहीं मानेंगे। इसके बावजूद हिस्सा लेंगे आप? देखिए, सेंसस का बल्दियाती इंतखाबात से कोई कनेक्शन नहीं है। यहां सेंसस की वजह से आपको फंड्स मिलते हैं, आपके वो हेल्थ बजट मिलता है, आपको एजुकेशन बजट मिलता है, आपको जॉब का कोटा मिलता है। सेंसस का इसका मसला है। बल्दियाती, डेफिनेटली बल्दियाती, आप तो आपको एक यहां के वजीर आला ने एक अपना एक्सक्यूज निकाला हुआ है कि भाई उसको जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी, जब तक वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराना चाहते। पूरे पाकिस्तान में हमारे जो सो कॉल्ड जमहूरी लीडरान हैं वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आप देखेंगे पंजाब में उन्होंने सेक कर रखा है। तो हुकूमत ने जो तजवीज दी है, हुकूमत ने जो तजवीज दी है कि मरदमशुमारी हर 3 साल के बाद होनी चाहिए, इस तजवीज को आप कितना प्रैक्टिकल समझते हैं?
और भाई अगर ऐसे करनी है ना कराची की मर्दमशुमारी, तो खुदा के वास्ते ना करें, हमें बगैर मर्दमशुमारी के रहने दें। कम से कम हमें ये तो दिल में एक गुमान रहेगा ना कि भाई हमें अभी सही, हमें गिना नहीं जा रहा, लेकिन हमें रियासत हमारे साथ ये करे, हमें ये एहसास दिलाए कि तुमसे हम इतने डरते हैं कि हम तुम्हें, कराची वाला, हम तुम्हें सही गिनना भी नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।